तो स्टूडेंट्स, आज हम एनएमएस यानी कि नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो प्रतियोगिता परीक्षा है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, उसका सेट का एक पेपर आज सोल्व करेंगे। तो देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन, यानी कि भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी कि आयरन की कमी से, हमारे भोजन के अंदर आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए, ऑप्शन एक है अरक्तता, दूसरा है घेंगा, तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस और चौथा है रंग अंधता। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है अरक्तता यानी कि एनीमिया, ये भोजन में आयरन की कमी से होता है। दूसरा प्रश्न है मानव आहार नाल में कौन से भाग में मल का निर्माण होता है। तो देखिए, वृद्धांत्र, क्षुद्रांत्र, गुदा और भोजन नली। तो यहाँ पे जो वृद्धांत्र यानी कि जो बड़ी आंत, वहाँ पे मल का निर्माण होता है और छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो देखिए, पत्तियों में दो प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है। एक होता है समांतर शिरा विन्यास, जिनकी जड़ें होती हैं रेशेदार जड़ें, जबकि दूसरा जो शिरा विन्यास होता है जो कि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर होता है, उनकी जड़ें होती है मूसला जड़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दो है मूसला जड़ हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे चना है, इनके अंदर द्विबीजपत्री होते हैं, और एक बीजपत्री में जैसे आपके अनाज के जितने भी पौधे हैं, चाहे गेहूं हो या बाजरा हो या मक्का हो, उनकी जड़ें रेशेदार होती है। जबकि यहाँ द्विबीजपत्री की पूछा गया है, यानी कि जालिका रूपी शिराविन्यास द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, तो उनकी जड़ें होती है मूसला जड़ें। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक वसा के सेवन से हमारी धमनियों में रासायनिक पदार्थ जम जाता है, इनको संकीर्ण कर देता है। यानी कि जो हमारी धमनियाँ होती है, हमारी आर्टरी होती है, उनको संकीर्ण कर देता है, उनको छोटा कर देता है। तो इसमें क्या जम जाता है, तो वसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारी धमनियाँ संकीर्ण हो जाती है। पांचवा प्रश्न है, नासिका, श्वास नली और फेफड़े कौन से अंग प्रणाली का हिस्सा है। तो देखिए, ये जो है हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में देखना चाहे वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे हिंदी में मैं क्वेश्चन के आंसर टिक लगा रहा हूँ। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन, उस धीमी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें मूल वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि एक ऐसी स्लो प्रोसेस जिसके अंदर जो कोयला जो होता है, डेड वेजिटेशंस, यानी कि जो प्लांट वेस्ट होता है, यानी कि जो वुड्स जो होती है वो कोयले में बदल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कार्बोनाइजेशन यानी कार्बनीकरण कहलाती है। यानी कि जो ऑप्शन जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है, कार्बोनाइजेशन। अगला है, टखने और कलाई के जोड़ों को कहते हैं। तो देखिए, जो टखने और जो कलाई है इनके जोड़ों को कहते हैं हम, तो ये जो संधि होती है ये होती है हिंज संधि। कौन सी संधि, हिंज संधि। जबकि दुराग्र संधि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क की और जो हमारी रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाली होती है। एक होती है कंदुकखलिका संधि जो कि कंधे के अंदर होती है, शॉकेट वाली। तो ये कंदुकखलिका संधि होती है, और यही संधि हमारी श्रोणि मेखला, फ्यूबिक सिम्पाइसिस और हमारी फीमर को जोड़ती है। शॉकेट जैसी बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो हिंज संधि जो होती है टखने और कलाई में होती है। बीज ड्रिल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बीज ड्रिल का उपयोग देखिए, ऑप्शन यहाँ पे सारे क्लियर दिए हुए हैं। बीज को बोने के लिए, जंगली घास को काटने के लिए, विनाशकारी कीटों को हटाने के लिए और मिट्टी में खाद मिलाने के लिए। तो यहाँ पे बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल यानी कि बीज बोने के लिए। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठता है। दूसरा है, कोशिका का श्वसनांग यानी कि शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं। तो देखिए, कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं या कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो ऐसी मिट्टी कहलाती है। यानी कि मिट्टी के अंदर अगर बड़े कण हैं तो ऐसी मिट्टी को बलुई मिट्टी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सैंडी सॉइल भी कहते हैं। जबकि अगर मृदा में छोटे कण ज़्यादा होते हैं तो ऐसी मिट्टी चिकनी मिट्टी कहलाती है। और दोनों की अगर मात्रा बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है, छोटे कण और बड़े कण, तो इस प्रकार की मिट्टी कहलाती है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, रेटिना पर रंगों तथा प्रकाश की संवेदना कौन प्रदान करता है। तो देखिए, रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, रोड्स और कोन्स होते हैं, जिनके कारण
जो रंग है उनके प्रति संवेदनशीलता आती है। तो ऑप्शन जो 2 है दंड और शंकु, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वह हमारा करेक्ट आंसर, रोड्स और कॉन्स यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब रेशम के कीट को पाला जाता है तो शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन कहते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यानी कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, यानी कि किस ताप पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है। इस पदार्थ को यानी कि इस पदार्थ को हम कहते हैं सब्सटेंस कहते हैं, या यूँ मान के चलो फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल जब भी जलता है तो एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि ज्वलन ताप कहते हैं इसको, जिस पर वह आग पकड़ लेता है। जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं जैसे एलपीजी है, सीएनजी है या केरोसिन, पेट्रोल, डीजल हैं, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, यानी कि निम्नतम ताप पर ये आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो ज्वलन ताप यहाँ पे करेक्ट हुआ। एक मात्र धातु जो कमरे के ताप पर यानी कक्ष के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो देखिए सोना, सीसा, टीन और पारा, यानी कि पारा यानी कि जो मरकरी जो होता है जिसका सिंबल होता है Hg, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीले तोते यानी कि जो कॉपर सल्फेट है उसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, यानी कि जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तोता भी कहते हैं या ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को तारों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यानी कि जो धातु हैं उनको तार में बदलना कहलाता है डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता कहलाते हैं। तो डक्टिलिटी के कारण धातु तार में बदल जाते हैं, जबकि धातु को चपटे करने की जो प्रक्रिया है वो मेलिबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता कहलाती है। तो यहाँ पे आप कर लेना तन्यता, यहाँ पे मैंने टिक लगा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की गर्मी और ठंडक की डिग्री में माप को कहते हैं? तो इसको कहते हैं तापमान कहते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि तापमान। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल करते हैं, एसी यानी कि एयर कंडीशनर में भी करते हैं, इत्र में भी करते हैं, परफ्यूम वगैरह में। तो यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर है, यानी कि इन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये किसके उदाहरण? तो ये जो है ये एक प्रकार के गैसी ईंधन है, यानी कि ये गैसी अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनको गैसी ईंधन कहते हैं। इनके नाम से पता चल रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और अगली है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्षार है, तो देखिए खट्टा और मजबूत स्वाद है, स्पर्श करने पर साबुन से लगते हैं, ये भी सही है। रासायनिक जलन, त्वचा में जलन पैदा करते हैं, ये भी सही है। और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये गलत है। नीले लिटमस पत्र को जो लाल करते हैं वो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे क्षार जो है वो खट्टे होते हैं, ये खट्टे तो यहाँ अम्ल होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन से लगते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो 2 हैं वह करेक्ट आंसर। स्पर्श करने पर ये सोपी होते हैं, जो बेस होते हैं ना क्षार वो। चक्रवात में हवा की गति, देखिए हवा की गति को नापने के लिए, वैसे वायु की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर, लेकिन यहाँ पे वायु दाब की बात की जा रही है चक्रवात के समय, तो इसका यूज़ किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक 0 है वो बताता है कि आने वाले समय में आंधी आ सकती है। सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या है, यानी कि रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो सल्फ्यूरस अम्ल पूछा तो H2SO3 यानी कि जो ऑप्शन 4 है वह करेक्ट आंसर। आप फॉर्मूला याद रख लेना, H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस अम्ल का है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का है H2SO4। नेक्स्ट है हमारा 23वां क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की प्रबलता तीक्ष्णता का मात्रक है। तो ध्वनि की प्रबलता को हम मापते हैं डेसिबल में। और एक और बात क्लियर कर देता हूँ, 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। अगला है, मुक्त पतन का औसत त्वरण होता है। तो जब भी कोई वस्तु मुक्त पतन के रूप में गिरती है तो उसका जो औसत त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है वह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है, यानी कि हमारी जो ध्वनि की जो श्रव्यता का जो परिसर है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है।
तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, तो यानी कि जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वह आपका करेक्ट आंसर बैठता है। यानी कि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि यानी कि वो पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है, उसको हम नहीं सुन सकते हैं। उसका यूज़ जो चमगादड़ होते हैं वो करते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को भी हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो अवश्रव्य ध्वनि के अंदर आती है। जबकि हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं, इसीलिए ऑडिबल रेंज के अंदर आती है। नेक्स्ट, ऐसी गति जो निश्चित समय के अंतराल के बाद दोहराई जाती है, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं सरल आवर्त गति भी कहते हैं, या ये इसको निश्चित पीरियोडिक मोशन कहते हैं इसको। तो ऑप्शन जो 3 है यहाँ पे समायिक गति, इसको कई बार आवर्त गति भी कहा गया है, तो आप इसको नोट कर लेना। विद्युत घंटी में विद्युत घंटी चुंबक का उदाहरण है, तो विद्युत घंटी एक प्रकार का विद्युत चुंबक का उदाहरण है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। देखिए अगला क्वेश्चन 28वां प्रश्न बहुत ही मजेदार है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को आप किसके बराबर है? तो देखिए 2 किलोमीटर बराबर होगा 2000 मीटर, और यहाँ पे 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो अब आप इसको काट लीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसको काटते हैं, 4 से काट लेते हैं, तो 4 पंजो 20 और 2 जीरो दोनों की कट जाएगी, और 4 नम 36। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5/9, और ये मीटर बटे सेकंड में हमने ऑलरेडी बदल दिया, तो 5/9 मीटर बटे सेकंड, यानी कि जो ऑप्शन जो पहला है वह आपका करेक्ट आंसर है 5/9 मीटर बटे सेकंड। ये मीटर बटे सेकंड में कर लिया हमने कन्वर्ट, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति जो घंटा है वो 5/9 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस की क्वेश्चन, यहाँ पे लिए ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की गुणता को क्या कहते हैं? तो देखिए ध्वनि की जो गुणता है उससे कहते हैं पिच कहते हैं। पिच यानी कि स्वर मान भी कह सकते हैं इसको, या पिच भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बैठता है यहाँ पे पिच। ध्वनि की गुणता पिच से मापी जाती है। ग्रहण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में है अपना प्रतिबिंब चंद्रमा पर डालते हैं, तो इसे कहते हैं। तो देखिए चंद्रमा पर जब प्रतिबिंब डलता है, यानी कि पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में होती है, जब पृथ्वी बीच में होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो इस समय चंद्र ग्रहण होता है। तो यानी कि जो ऑप्शन जो 2 है वह करेक्ट आंसर। जब चंद्रमा बीच में होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे जब पृथ्वी बीच में होती है तब होता है चंद्र ग्रहण। अगला, बहुमुखी परावर्तन पर आधारित यंत्र जिसमें विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये से कहते हैं कैलिडोस्कोप, या बहुरूप प्रदर्शक भी कहते हैं इसको हिंदी में। अगला, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक, जो छड़ चुंबक होती है उसके 2 सिरे होते हैं, एक तो उत्तर और एक दक्षिण। तो यानी कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ जो है उन दोनों पोल को बताता है। 33वां क्वेश्चन, वह पदार्थ जो विद्युत धारा को संपूर्ण रूप से अपने से होकर गुजरने देती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम विद्युत चालक, यानी कि जो विद्युत चालक होते हैं वो अपने अंदर करंट को प्रवाहित होने देते हैं, जैसे तांबा है, चांदी है। देखिए चांदी जो होती है यानी कि सिल्वर जो होता है विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो देखिए लाल ग्रह जो होता है वो होता है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। जबकि पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध, और सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो भी बुध है। और किस ग्रह के चारों ओर एक वलय होती है वो है शनि, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो इनको आप याद रखना है। परावर्तित कोण कितना होगा यदि आपतित किरण परावर्तित सतह के लंबवत होती है? तो देखिए ये परावर्तित सतह है, मान लिया जाए एक दर्पण है, और ये एक है इसकी नॉर्मल लाइन यानी कि अभिलंब, इसको n से व्यक्त करते हैं। यानी कि अब परावर्तित किरण कितनी होगी यदि आपतित किरण परावर्तित सतह के, यानी कि ये आपतित किरण इसी के लंबवत हैं, यानी कि इसी तरह से हैं जिधर से जैसे मैंने ये बनाया इसी तरह से, यानी कि लंबवत आ रही है। तो जब लंबवत आती है तो लंबवत ही लौट जाती है। तो इस समय जो परावर्तित सतह के लंबवत होगी तो ये होगा 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इस तरह से आती है तो इतने एंगल पे चली जाती है,
यानी कि ये जो नॉर्मल लाइन है इसके बीच में जितना एंगल होगा इतना ही इसके बीच में होगा परावर्तित किरण के बीच में। लेकिन चूंकि यहाँ बताया गया है कि ऊपर से किरण लंबवत ही आ रही है 0 डिग्री के कोण पे, तो लंबवत ही चली जाएगी, तो इस समय 0 डिग्री कोण होगा, यानी कि जो ऑप्शन जो 2 है वह आपका करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे जीके से लिए गए हैं, 1756 में प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, बंगाल के नवाब। तो ऑप्शन जो 3 है वहाँ पे ये अपना करेक्ट आंसर बैठता है, ऑप्शन 3 ब्रिटिश और बंगाल नवाब के बीच में। ऑप्शन 3 पे आप टिक लगा लेना, यहाँ पे ऑप्शन 3 मैंने क्लियर कर दिया है, आप याद रखना। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही इसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और अपनी उपाधियां लौटा दी थी। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ब्रिटिश भारत में किस लिए आए थे? तो वो व्यापारी बन के आए थे, ऑप्शन 4। और औपनिवेश काल के अंतर्गत भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा? तो ये रेनल द्वारा तैयार किया था, जेम्स रेनल के द्वारा। और नेक्स्ट जो है वो है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये गंगाधर तिलक जी का नारा है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, और कौन से युद्ध के दौरान की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उस समय। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है वह आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और उत्तर पश्चिम बिहार में चंपारण किसान आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था भारत के अंदर, इसमें किस खेती का विरोध किया था? तो देखिए रामकृष्ण शुक्ल के उनके बुलाने पर यहाँ पे नील की खेती का विरोध किया था चंपारण बिहार में गांधी जी ने। तो ऑप्शन जो 2 है वह आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चंस आपके एनएमएस एग्जाम की तैयारी के लिए मैं लेकर आता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें और अन्य फ्रेंड तक शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।